गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दी अक्रू सीएससी एकेडमी। आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ा रही हूँ और उसमें से अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस स्टार्टिंग से देखी हुई हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने काफ़ी सारे चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिए हैं और काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर हैं इकोनॉमी के जो कि इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो अभी पढ़ाना बाकी है। ठीक है, 2 जुलाई से या यूँ कहें कि जुलाई के फर्स्ट वीक से मैंने आपको इकोनॉमी पे क्लास देना स्टार्ट किया था और क्लास के साथ ही साथ इकोनॉमी में क्लास देना थोड़ा कुछ टाइम बाद से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले हमने यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न से स्टार्टिंग किया था अपने इस प्लेटफॉर्म पे और उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया। ओके, और चूंकि आज का जो क्लास है हमारा एक इंफॉर्मेटिव क्लास है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने डाला हुआ है हेडिंग, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आज का जो हमारा क्लास है वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ स्पेशली मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों ने जुलाई के फर्स्ट वीक से इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया और उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को अब तक लेकर के आए हैं, चाहे वो मेरे सेक्शन से हो, चाहे वो विशाल सर के सेक्शन से हो, आशीष सर के सेक्शन से हो। शुभम सर की क्लासेस अभी एक क्लासेस आई है, आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन अब उनकी भी क्लासेस रेगुलरली प्रॉपर आने लगेंगी। तो 4 एजुकेटर ने अपने इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई हैं। आप पॉलिटी की विशाल सर से भी पढ़ रहे होंगे, अभी शुभम सर से पढ़ेंगे यूपीएससी के ओरिएंटेड, और आप आशीष सर से ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे और मैं आप लोग को इकोनॉमी पढ़ा रही हूँ। तो मैं अपने सेक्शन की, जैसा कि मैंने कहा कि स्पेशली मैं मेरे सेक्शन के ऊपर आज आप लोग से डिस्कस करूंगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे सेक्शन का कि मैं इकोनॉमी पढ़ाती हूँ, मैंने कई बार बोला आपसे। तो होता ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो टफ है। ठीक है, टफ इन द सेंस कि लोगों को लगता है कि बहुत इकोनॉमी टफ है, समझ में नहीं आती है, कौन पढ़े क्या करे, लोग पढ़ते नहीं है इकोनॉमी को। ठीक है, इसीलिए कि उनको लगता है कि इकोनॉमी टफ है। लेकिन अगर आपने अभी तक की जो मेरी क्लासेस देखी होंगी तो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इतना भी ज्यादा मुश्किल विषय नहीं है। ठीक है, देखिए टर्म की हम बात करें तो टर्मोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस सेक्शन में, और मैं आप लोगों को टर्मोलॉजी भी क्लियर कराते चलती हूँ। जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाती हूँ उसकी एक एक चीज को मैं आपको बेहतर से बेहतर डिफाइन करने की कोशिश करती हूँ, इजी से इजी लैंग्वेज में। बहुत ज्यादा मैं लैंग्वेज के पीछे भी नहीं भागती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एक बहुत ही गूढ़ सब्जेक्ट है। गूढ़ सब्जेक्ट का तात्पर्य कि एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, बृहद सिलेबस है इसका, अच्छा खासा इसका सिलेबस भी है। तो इसको अगर मैं आप लोगों को एकदम बहुत ज्यादा वैचारिक दृष्टि से पढ़ाने लगूंगी तो एक तो ये खुद ही लोग नहीं पढ़ते हैं और ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो इसीलिए मेरी भी कोशिश रहती है कि बहुत इजी लैंग्वेज में, आम बोलचाल की भाषा में मैं आप लोगों को ये सारी चीजें समझाऊं। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा था आपसे कि इकोनॉमी के सेक्शन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते होंगे, एक मैंने लिखा है पार्ट ए और यहाँ पर दूसरा है पार्ट बी। ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि पार्ट ए के जो सेक्शन है वो मैंने आप लोग को पढ़ा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी चीजें लिखी गई हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी चीजें यहाँ मेंशन है वो सारी चीजें मैंने आपको क्या की है, पढ़ा दी है। पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय। ठीक है, आप अगर इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, इकोनॉमी एमसीक्यू प्रैक्टिस, और उसके बाद ऐसे प्रैक्टिस और स्ट्रेटजी
नहीं, ये सारी चीजें तो खैर स्ट्रेटजी, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें तो प्लेलिस्ट में आपको दिखेंगी। जो चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ इनके ये 4 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप स्ट्रेटजी वाले प्लेलिस्ट या फिर कोटेशन, मोटिवेशन या अदर चीजों को भी देखेंगे तो उसमें भी आपको मेरी चीजें आपको मिलेंगी अपलोडेड। तो यहाँ पर तो सबसे पहले देखिए इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, इकोनॉमिक एमसीक्यू प्रैक्टिस और एसे प्रैक्टिस, ये 4 चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ और इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल पे। इंडियन इकोनॉमी के चैनल पर अगर आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो क्लास मिलेगा किसका, यूपीएससी एग्जाम पैटर्न का, ठीक है। सबसे पहला क्लास रहेगा यूपीएससी एग्जाम पैटर्न का, ठीक है। उसके बाद से ये आपका, मैंने आपको क्या किया है, इकोनॉमी का सिलेबस डिस्कशन, ठीक है। यूपीएससी एग्जाम पैटर्न के बाद आपको क्लास मिलेगा इकोनॉमी का, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरा सिलेबस डिस्कशन मैंने किया है। काफी अच्छे से एक एक चीज को आपको उसमें समझाया है। ऑफिशियल सिलेबस को भी मैंने आपको डिस्कस किया था उसमें, और उसके साथ ही साथ जो मेरी स्ट्रेटजी है, मेरी रणनीति है, उसे भी मैंने आप लोग को वहां पर बताया है। उसके बाद से ये सारे चैप्टर वहां पर क्या है, इंक्लूडेड है। एक एक पार्ट में नहीं, जैसे जिनकी जरूरत है वैसे वो 1 या 2 पार्ट में मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि मैंने आपको ऑन बोर्ड दी होंगी, ठीक है। ऑन बोर्ड की जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ बोर्ड पे ऐसे, और जिन चीजों में मुझे लगा है कि आपको पीडीएफ देने की आवश्यकता है उस चीज को मैंने आपको क्या किया है, पीपीटी के थ्रू पढ़ाया है, ठीक है। बिना सामने आए पीपीटी के थ्रू पढ़ाया है। जैसे सरकारी कार्यक्रम, योजनाएं और ऐसी कुछ चीजें जिनका मुझे लगता था कि आपके पास अगर मैं पीपीटी के माध्यम से पढ़ाऊंगी तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो ऐसी चीजों को मैंने पीपीटी यानी पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ाया है। और जो चीजें समझाने की होती हैं, जिसमें आपको अपना बेसिक समझ बैठाना है, ऐसी चीजों को मैंने आपको ऑन बोर्ड पढ़ाया है, ठीक है। तो दोनों तरीके से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें, उसके बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय का क्लास मैंने आपको दिया, जिसमें आपको मैंने सारी चीजें बताई कि भारतीय अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, क्या इसके डिविजन्स हैं, कितने टाइप से इसको डिवाइड किया जाता है। एक एक चीज को काफी अच्छे से मैंने बताया था। 1 से 1.5 घंटे की लगभग ये आपकी क्लास थी। तो उसमें मैंने सारे डायमेंशंस को इसमें क्लियर किया था इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। उसके बाद सेकंड मैंने आपको राष्ट्रीय आय पढ़ाया था, नेशनल इनकम पढ़ाया था। तो राष्ट्रीय आय का सेक्शन भी आई थिंक 1 या 2 पार्ट में है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। देन उसके बाद मैंने आपको आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास पढ़ाया था। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास के अंतर्गत मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जितने भी आप न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में इंडेक्स देखते हैं, रिपोर्ट देखते हैं, सूचकांक वगैरह देखते हैं, वो सभी इसी सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जितने भी सूचकांक, इंडेक्स, रिपोर्ट, ये सारी चीजें हैं वो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के अंतर्गत आती हैं। काफी सारे इंडेक्सेस के ऊपर मैंने आपसे यहाँ पर भी डिस्कस किया है। तो जब भी आप कभी भी न्यूज़पेपर में कोई इंडेक्स देखें, कोई रिपोर्ट देखें तो उसे जरूर नोट कर लें, स्पेशली ये कि वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं और उनके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। और अगर तीसरे पॉइंट में आपको अगर कुछ देखना है तो आप देख लीजिए कि भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद भूमि सुधार मैंने आपको पढ़ाया था, लैंड रिफॉर्म का सेक्शन। उसके बाद ही मैंने आपको आर्थिक नियोजन पढ़ाया था। आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के अंतर्गत मैंने आपको योजना आयोग, 5 ईयर प्लान, ये सारी चीजें पढ़ाई हैं 2 पार्ट में, ठीक है। पूरी जितनी भी पंचवर्षीय योजना रही है, 12 पंचवर्षीय योजना अब तक रही है योजना आयोग द्वारा निर्मित, उन सभी को मैंने पीडीएफ के फॉर्म में बताया था। लेकिन इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड जो भी समझ की चीजें थी, जो कि आपको समझाने लायक चीजें थी, वो मैंने आपको 1 घंटे की क्लास प्रोवाइड कराई थी ऑन बोर्ड। उसके बाद 5 ईयर प्लान्स वगैरह ये मैंने आपको पीडीएफ के तौर पर दिया था, ताकि आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ाया था, आर्थिक सुधार मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे हमारे भूमि सुधार हुआ था, वैसे हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, आप जानते हैं, आर्थिक सुधार हुआ था। तो इसके ऊपर जितनी भी चीजें बन सकती हैं ये मैंने आपको ऑन बोर्ड पढ़ाई थी। देन नीति आयोग का जो सेक्शन है, नीति
आयोग का सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया था पीपीटी के थ्रू, ठीक है। पीपीटी के थ्रू मैंने आपको नीति आयोग पढ़ाया था। उसका रीजन ये था कि उसमें जो भी चीजें थी वो आपके लिए यूजफुल थी, आप चाहे तो उनका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको नीति आयोग पढ़ाया था, वो किसी भी एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट थी ये सारी चीजें। फिर आर्थिक सुधार से रिलेटेड एक एनसीईआरटी, क्लास 10th की एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो उसका जो चौथा चैप्टर है, वो चैप्टर, उसमें ये टॉपिक है वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो मैंने एनसीईआरटी से इसको उठा करके यहाँ पे आपको बता दिया, वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्शन। देन मैंने आपको बेरोजगारी पढ़ाया। बेरोजगारी की एक क्लास मैंने ऑन बोर्ड ली है और एक क्लास आधे घंटे की मैंने आपको पीडीएफ के तौर पे दी है। उसमें जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, प्लानिंग्स है और कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जो कि आपको बताने लायक थी, तो उनको मैंने पीडीएफ के थ्रू बताया है। और उसी तरीके से प्रीवियस क्लास आपने मेरी अब तक की देखी होगी, जो कि है पॉवर्टी पे, जो अभी कल ही पढ़ी है, 1-2 दिन हुए हैं, तो उसको आपने देखा। और पॉवर्टी की क्लास भी मैंने 2 पार्ट में बताई है। इसमें एक आधे घंटे की पीडीएफ के फॉर्म में है और एक घंटे की वो मैंने यहाँ पर आपको ऑन बोर्ड दी है। तो इस प्रकार से ये सारे सेक्शन जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। इन सेक्शन से रिलेटेड कुछ भी अब नहीं रह गया है। जो बन सकता था, जितना अच्छा से अच्छा क्लास दिया जा सकता था, मैंने इन सेक्शन से रिलेटेड आपको दिया है। मोस्ट आधी चीजें अपडेटेड हैं। फिर भी अगर आपको लगे कि धीरे धीरे देखिए अपडेटेड, कोई भी चीज परफेक्टली नहीं हो सकता है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ से उन चीजों को आप क्या कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरी क्लास से शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका भी सीख सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोग को जैसे पढ़ाती हूँ, जिस प्रकार से अपना एक फ्रेमवर्क बना करके, उसी प्रकार से आप लोग अपना एक फ्रेमवर्क वाला नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, इन चीजों के ऊपर मेरी चर्चा हो चुकी है क्लास में, ठीक है। तो इन चीजों को हम साइड में करते हैं। अब हम बात करते हैं उन चीजों की जो कि अभी शेष है देना, ठीक है। इकोनॉमी में जो चीजें पार्ट बी में आती हैं, देखिए पार्ट ए और पार्ट बी का यहाँ पर तात्पर्य क्या है मैं आपको बता दूं। तो होता यह है कि पार्ट ए जो है उसमें इकोनॉमी के ऐसे ऐसे टॉपिक इंक्लूड हैं जो कि पढ़ने, समझने या किसी भी लिहाज से पार्ट बी के कंपैरिजन में क्या है, इजी है, ठीक है। पार्ट ए जो है वो कंपैरेटिवली इजी है किसके, पार्ट बी के, ठीक है। इजी है किसके कंपैरेटिवली, पार्ट बी के। तो इसीलिए इसको मैंने आपको पहले बताया, ताकि आपकी जो इकोनॉमी को लेकर के एक अवधारणा बनी है कि नहीं भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत कठिन है, तो ऐसी जो अवधारणा आपके दिमाग में पूर्वाग्रह बना हुआ है वो आपकी खत्म हो जाए, ठीक है। ये एक मिथ है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत टफ है, ये कोई सच्चाई नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम हलवा है कोई भी विषय। इनफैक्ट आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट हलवा नहीं है, सभी में आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ता है। हाँ, इकोनॉमी के संदर्भ में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप रट नहीं सकते हैं। इकोनॉमी जो होती है वो फिक्स होती है। इकोनॉमी के सब्जेक्ट में जिस वर्ड का जो मतलब है उस वर्ड का वही मतलब रहेगा। मांग का मतलब जो है वही रहेगा। डिमांड का जो अर्थ इकोनॉमी में है वो उससे इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जिस चीज का जो मतलब है उस चीज का एकदम वही एग्जैक्ट मतलब रहेगा, चाहे उसे आप शुरू में देखें चाहे आखिर में देखें, जगह जगह पर उसका मतलब नहीं बदलेगा। डिमांड और सप्लाई अगर आप शुरुआत में पढ़ रहे हैं तब भी उसका वही मतलब है। डिमांड एंड सप्लाई अगर आप लास्ट में पढ़ रहे हैं, कहीं पर लिखा हुआ आ गया तब भी उसका वही मतलब है। जीडीपी आपने नेशनल इनकम में लिखा पाया, वहां भी उसका वही मतलब है। जीडीपी आप किसी अदर चैप्टर में भी पाएंगे तो उसका वहां भी वही मतलब है। यहाँ पर इकोनॉमी में जिस चीज का जो मतलब है वो चैप्टर टू चैप्टर वेरी नहीं करता है, वो हर जगह पर वही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए उसके टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टर्मिनोलॉजी का हालांकि अलग से सेक्शन मैंने बताया है आपको, उसमें कुछ क्लासेस कुछ वीडियोस मैंने अपलोड भी की हुई हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जब मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा रही थी तो इनके चैप्टर के अंतर्गत जो भी टर्मिनोलॉजीज आती थी, जो भी लगता था कि इम्पोर्टेंट है, उन सारी चीजों को मैं यहीं पर आपको अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ी हूँ। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है थॉरली, मैंने सारी चीजें आपको अच्छे से डिफाइन की हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ तक की चीजें हो चुकी हैं तो अब हमको आना है पार्ट बी के ऊपर, और पार्ट बी जो है वो इसके कंपैरेटिवली क्या है, थोड़ा टफ है,
ठीक है, मुश्किल है। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं किससे, कृषि क्षेत्र से। देखिए इकोनॉमी का जब हम लोग वर्गीकरण पढ़ रहे थे पहले चैप्टर में, तो आपको कई प्रकार का वर्गीकरण मैंने बताया था, जिसमें से एक टाइप था क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। तो क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण में इकोनॉमी जो था उसके 3 क्षेत्र थे। आपको मैंने बताया था कि एक था प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा था तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक को कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर और तृतीयक को कहते हैं टर्शियरी सेक्टर। तो ये 3 क्षेत्र हम लोग पढ़ते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में, चाहे वो इंडिया की इकोनॉमी हो, चाहे वो अमेरिका की इकोनॉमी हो, चाइना की हो, रूस की हो, पाकिस्तान की हो, श्रीलंका की हो, म्यांमार की हो, कहीं की भी हो, किसी भी कंट्री की हो, हर एक कंट्री में अर्थव्यवस्था में ये 3 चीज ही क्या है, आधार स्तंभ है। अब पूरे की पूरी इकोनॉमी पढ़ेंगे, वो सारी भारतीय अर्थव्यवस्था इन्हीं तीनों चीजों के लिए ही है। ठीक है, जो भी स्कीम, जो भी प्लान, जो भी सारी चीजें हैं, अब जैसे यहाँ पर ही हम देख लें तो जो भी चैप्टर यहाँ पर आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, भूमि सुधार, आर्थिक सुधार, नीति आयोग, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारी चीजें वैश्वीकरण किस लिए आई हैं, क्योंकि इन चीजों में हमें क्या करना है, बढ़ोतरी लाना है, एक एक सेक्टर को क्या करना है, डेवलप करना है, ताकि क्या हो सके, हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। आप बीमा, बैंकिंग, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ये सब सर्विस सेक्टर के अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही तो आती हैं। आपका बैंक हो गया, डॉक्टर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, टीचर हो गए, कौन आते हैं, इसमें आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। जितने भी उद्योग से रिलेटेड चीजें हैं वो इसमें आती हैं। निवेश, वैदेशिक क्षेत्र, ये सारी चीजें को कहाँ उपयोग पड़ता है, निवेश कहाँ पर आते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में आते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आते हैं, टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो आप किसी न किसी सेक्टर में ही करते हैं ना, अलग से कहीं और जाकर तो करते नहीं हैं। तो वो सभी क्या है, इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द क्या है, घूमती है भारतीय अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था। इन्हीं 3 क्षेत्रों के बीच में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द रहती हैं, इन्हीं तीनों से संबंधित रहती हैं। ठीक है, तो इसी में हम देखते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और उससे संबंधित उद्योगों को रखा जाता है। ओके, और द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र को रखा जाता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को रखा जाता है, यानी कि सर्विस सेक्टर को रखा जाता है। एग्रीकल्चर वाला एरिया प्राथमिक में आ गया, इंडस्ट्रियल वाला एरिया द्वितीयक में आ गया और सर्विस वाला एरिया तृतीयक में आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्य इन चीजों को देखें, जैसे जब आप मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, व्यापार चक्र, फिर बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, उसके बाद बीमा, राजकोषीय नीति, जीएसटी, निवेश मॉडल, वैदेशिक क्षेत्र, इन सारी चीजों पर जब आप आएंगे तो ये थोड़ी सी टफ हो जाती हैं। तो इसीलिए हम इसमें भी क्या करेंगे, एक स्तर से आगे बढ़ेंगे। पहले ऐसी चीजें जो इनसे थोड़ी, इससे तो थोड़ी टफ हो लेकिन बाकी चीजों से थोड़ी इजी हो। ठीक है, एक लेवल होता है हर चीज का, एक स्तर होता है, तो उसके उस स्तर के हिसाब से, उस लेवल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर हम अगर यहाँ पर थे तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ आ गए हैं, फिर हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ग्रोथ रहेगा। हमने यहाँ देखा, फिर यहाँ देखा, फिर यहाँ देखा, अब हम यहाँ पर आए हैं तो हम पढ़ेंगे क्या, कृषि क्षेत्र एवं खाद्य सुरक्षा या बफर स्टॉक। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन रहेगा कृषि क्षेत्र एवं खाद्य सुरक्षा का रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, औद्योगिक क्षेत्र की। जितने भी उद्योग हैं, औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या चीजें हैं, उस पर बहुत ही डिटेल से डिस्कशन होगा। देन हम सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर पर आएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र। उसके बाद हम मुद्रा बाजार एवं बैंकिंग प्रणाली पढ़ने वाले हैं। देन हम पढ़ेंगे बीमा एवं पूंजी बाजार, फिर राजकोषीय नीति एवं कर प्रणाली यानी टैक्सेशन, टैक्स जो लगता है हमारे यहाँ पे वो। फिर इसी में जीएसटी को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, हालांकि जीएसटी भी टैक्स ही है।
अप्रत्यक्ष कर के रूप में जीएसटी आता है, लेकिन जीएसटी चूंकि आज के डेट में जीएसटी की ही सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो इसीलिए हम जीएसटी को बहुत ही डिटेल से अलग से पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे निवेश मॉडल क्या क्या है। निवेश मॉडल जैसे कि आपको मैंने बताया था जब मैं आप लोग को पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ा रही थी, तो उसमें आपको कई सारे मॉडल आए होंगे, जैसे ये गांधीवादी मॉडल, हेरा-डोमन मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल। तो ये सारे जो मॉडल हैं वो निवेश के मॉडल हैं, ठीक है, किसके, इन्वेस्टमेंट के मॉडल्स हैं। तो इस निवेश मॉडल के चैप्टर में ऐसे ही जितने भी मॉडल अब तक के भारतीय अर्थव्यवस्था में आए हैं उन सभी की हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम वैदेशिक क्षेत्र को पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में। देन अंतरराष्ट्रीय संगठन, समूह और समझौते। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक यहाँ पर मिस हो गया है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन, समूह और समझौते। इकोनॉमी के क्षेत्र में जितने भी संगठन हैं, जैसे WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ऐसी सारी जो भी संस्थाएं हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या भारत में, उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो भी समूह हैं, जो भी समझौते हुए हैं, उन सभी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सारी चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे, इस सेक्शन में आकर के। फिर हम जानेंगे कि भारत में मानव विकास को लेकर के क्या मापदंड हैं, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या इस टाइम परिदृश्य है, क्या उसका एटमॉस्फेयर है हमारे यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर के, कितनी डेवलपमेंट हुई है, क्या आधार हैं, किस प्रकार की व्यवस्था अभी चल रही है, स्थिति क्या है इसकी, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। फिर हम आएंगे जनसांख्यिकी एवं जनगणना के ऊपर, जिसमें हम पॉपुलेशन से रिलेटेड सारी चीजें, हर चीज, एक एक चीज को, जनगणना को, एक एक सेक्टर को हम यहाँ पर उठा करके देखेंगे जनसांख्यिकी के अंतर्गत, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या होगा कि ये इकोनॉमी का जो ये पूरा सेक्शन है, ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ तक आके हमारा समाप्त हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर। लेकिन यहाँ पर ही हम नहीं रुकेंगे, हम आपको कुछ और चीजें भी प्रोवाइड कराएंगे। ये तो खैर हो गई हैं, इनको तो आपने देख ही लिया है। उसके बाद ये सारी चीजें हमें देखनी हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें हैं और कहाँ से हमको इसको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो ये आगे के 13 चैप्टर जो हैं वो बचे हुए हैं, 10 चैप्टर्स के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि हम लोग देखते हैं ना कि एक किताब आप पढ़ते हैं, कोई भी किताब पढ़े, रमेश सिंह पढ़िए या फिर कोई भी किताब पढ़िए, तो उसमें आप जितनी चीजें सोच सकते हैं कि इतनी चीजें होनी चाहिए, एक दो बुक को मिला करके मैंने ये पूरे चैप्टर आपके सामने रखे हैं, तो ये मैं आपको दूंगी। अब उसके बाद आता है मेन एक चीज आती है एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी मैं आपको अलग से तो नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन एनसीईआरटी में क्या होता है, हम लोग जब भी इकोनॉमी के सेक्शन में, इकोनॉमी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं, तो हम अक्सर ये देखते हैं कि 9th to 12th हमें क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करनी है, ठीक है। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में, जिसमें से अगर हम कक्षा 12 की एनसीईआरटी को अगर हम देखते हैं तो क्लास 12 की एनसीईआरटी में 2 होते हैं, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि वाला जो सेक्शन है वो आप मत पढ़िएगा, वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि आप क्या है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको इतनी ज्यादा कैलकुलेशन वाली चीजों को नहीं पढ़नी है। आपको पढ़ना क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है। 9th और 10th की आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको भारतीय अर्थव्यवस्था विषय के संदर्भ में बेसिक समझ बनानी है तो आप 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। कोई भी नहीं पढ़ना है तो सिर्फ 11 की ही पढ़िए, लेकिन 11 की एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ठीक है। बाकी 9th और 10th की आप बेसिक समझ के लिए पढ़ सकते हैं। 12th में आप समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ चैप्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन 11 की एनसीईआरटी कोशिश करिए पूरी पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11 की एनसीईआरटी। लेकिन अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, हालांकि ये तो मैंने आपको बता दिया, आपको अगर लगे कि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर इसको पढ़िए, लेकिन मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाऊंगी ये भी मैं आपको बता दूं। मैंने आपसे कहा ना कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर
मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी, ठीक है। लेकिन मैंने एनसीईआरटी के बुक्स में से, जैसे कि मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ पर मुझे ठीक लगा तो मैंने आपको पढ़ा दिया। ये क्लास 10th की चौथा चैप्टर की है, ठीक है, कक्षा 10 की एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर ये है। तो ऐसे ही मेरी कोशिश ये है कि एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर जो हैं इंक्लूडिंग क्लास 11th ऑल्सो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो 11th 12th की एनसीईआरटी को मिला करके और 10th में भी जो भी मुझे ठीक लगे हैं, कुछ चैप्टर हैं, 8 चैप्टर ऐसे हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं, जो कि इसको खत्म होने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। वो चैप्टर कौन कौन से हैं अगर मैं उसके ऊपर डिस्कस कर लूं एक बार, तो एनसीईआरटी की 8 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिसमें से पहला चैप्टर है सरकार, कार्य एवं विषय क्षेत्र, ठीक है। चैप्टर है सरकार, कार्य एवं विषय क्षेत्र, ठीक है। यहां दिया गया कि सरकार के कार्य और विषय क्षेत्र क्या हो सकते हैं, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। ये पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, ये हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार की क्या कार्य होती हैं, उनका विषय क्षेत्र यानी कि उनकी दायित्व, उनका एरिया कितना होता है। क्योंकि अब हम प्राइवेट सेक्टर भी देखते हैं और हमारा पब्लिक सेक्टर भी देखते हैं, तो पब्लिक सेक्टर की यानी कि सरकार की कितनी भूमिका, कितना कार्य होता है, कितना उनका एरिया होता है, किस प्रकार से इकोनॉमी में उनका योगदान होता है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। ये भी एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, ये दूसरा चैप्टर है। ये कहता है कि स्वतंत्रता की जो आजादी का जो दिन था हमारा, जैसे हम कहते हैं ना कि 14-15 अगस्त की अर्धरात्रि को, हमारा मध्य रात्रि को जो हमारा देश है वो आजाद हुआ था, ठीक है। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारा देश आजाद हुआ था सन 47 में। उस आजादी के दिन के पहले स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, ठीक है। आजादी के एक दिन पहले की जो इकोनॉमी थी इंडिया की, उस टाइम की इकोनॉमी की स्थिति क्या थी, इस चीज को हम यहाँ से समझेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके बाद से तो चीजें अपने हाथ में आ गई, फिर उसको हमने अपने ढंग से आगे बढ़ाया, वो सारी चीजें तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ, जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, क्या क्या चीजें हुई, ये सारी चीजें तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा ही रही हूँ। ये सब आजादी के बाद की चीजें हैं, लेकिन आजादी के ठीक पहले क्या था इसको हम यहाँ पर जानेंगे। ये भी एनसीईआरटी का ही चैप्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। जब आप मेंस लिखेंगे ना, एनसीईआरटी के ये जो सारे चैप्टर मैं आपको बताने वाली हूँ, 8 चैप्टर जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसको खत्म होने के बाद वो आपको प्रीलिम्स के कहीं ज्यादा आपको मेंस में काम आएंगे, ठीक है। क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे तो आते नहीं है कि यहाँ से उठा लिया या यहाँ से उठा के आपसे पूछ लिया, हमेशा कोरिलेशन रहता है, काफी सारी चीजों को मिला करके क्वेश्चन रहता है। तो आपको ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल रहेंगी, कंपैरिजन करने के लिए आपको काम में आएगा। ये स्वतंत्रता के पूर्व की जो अर्थव्यवस्था थी, वो स्वतंत्रता के ठीक बाद की जो इकोनॉमी है अब तक की, उसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम जब पढ़ते हैं, तो हम लोग राष्ट्रीय आय की भी तुलना करते हैं कि तत्कालीन समय में क्या था, अब क्या है। तो ऐसी सारी चीजों को हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करके वहां पर लिख सकते हैं मेंस में। देन हम लोग का है नेक्स्ट कि भारत में मानव पूंजी का निर्माण। तीसरा जो चैप्टर है वो है भारत में मानव पूंजी का निर्माण, ठीक है। अब यहां पर देखिए भारत में मानव विकास, वो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आपने एक इंडेक्स देखा होगा, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो वो उन चीजों से रिलेटेड है। वहां पर हम जानेंगे कि
ह्यूमन के डेवलपमेंट को लेकर क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि जैसे हम कहते हैं ना, हमारे देश में क्या है, हमारे देश में ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या है, अधिकता है। अधिकता है मतलब कि बहुत ज्यादा है, ज्यादा तो है ही, इसमें बताना क्या है, 1.5 अरब की आबादी हो, चलिए 135 करोड़ से ज्यादा की हमारे देश की आबादी हो गई है, तो जाहिर सी बात है ह्यूमन रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो चाइना जो है, चाइना की जो आबादी है वो हमारे देश से ज्यादा है, लेकिन चाइना की जो आबादी है उसमें वृद्धों की संख्या ज्यादा है, यानी जो वृद्ध हैं, ओल्ड मैन जो हैं, उनकी जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ यूथ्स की जनसंख्या ज्यादा है। यूथ्स का मतलब है कि हमारे यहाँ पर 15 से आप देखिए तो 45 वर्ष के लोग बहुत ज्यादा हैं, या फिर आप कह सकते हैं 15 से 60 वर्ष के लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। 45 आप मान के चलिए कि हमारे यहाँ पर यूथ पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जो कि क्या कर सकती है, काम कर सकती है, ऐसे लोगों की जनसंख्या हमारे देश में सबसे ज्यादा है पूरे विश्व में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या है, ह्यूमन कैपिटल है, हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज की अधिकता है। मानव पूंजी का मतलब होता है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि भारत में मानव पूंजी जो है उसको किस प्रकार से बेहतर ढंग से यूज किया जा सके, ठीक है। कहने को तो हमारे देश में ह्यूमन रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या वो सभी चीजें सही से अर्थव्यवस्था में उस तरीके से अपना योगदान दे रही हैं जिस प्रकार से देना चाहिए? नहीं दे रही हैं, एकदम भटकाव है, ठीक है। हमारे यहाँ के जो यूथ हैं उनका जो दिशा है वो एकदम अलग तरीके से भटका हुआ है। तो यहाँ पर यही चैप्टर इन चीजों से रिलेटेड है कि मानव भारत में ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर के, मानव पूंजी के निर्माण को लेकर के क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये उसके बारे में चैप्टर है। फिर आता है रोजगार समृद्धि और अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे, ठीक है। चौथा चैप्टर है रोजगार समृद्धि अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे, ठीक है। चौथा चैप्टर यहाँ पर है कि रोजगार समृद्धि अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में क्या चल रहा है इस टाइम, बेरोजगारी, जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि हमारे कंट्री में अब जो चल रहा है वो है रोजगार विहीन समृद्धि, ठीक है। यानी कि इकोनॉमी का ग्रोथ तो हो रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में समृद्धि तो हो रही है, ग्रोथ तो हो रहा है, जीडीपी का रेट तो बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट, लेकिन उस रेट से रोजगार की जो सृजन है वो नहीं हो रही है। तो इसीलिए हम जानेंगे कि रोजगार समृद्धि को डिटेल से पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चंस आए भी हैं, ऐसे टर्म को उठा करके क्वेश्चन आए हैं। अब आपके पास ऐसा टर्म आ जाए रोजगार समृद्धि, तो आप कहेंगे ये क्या है, तो इसीलिए ये क्या है आपको न कहना पड़े, मैंने आपको एक बार बताया, मैं आपको फिर से इसे एक चैप्टर के रूप में डिटेल से जो पढ़ाऊंगी वो सो अलग। फिर हम 5वें चैप्टर पर देखेंगे आधारिक संरचना। 5वें चैप्टर पर हम देखेंगे आधारिक संरचना। आधारिक संरचना का हम आपको चैप्टर प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें जो भी अपने देश की जो भी अवसंरचनाएं हैं, किस प्रकार से सारी चीजें होती हैं, जैसे कि ब्रिज बनते हैं, पुल बनते हैं, जो भी सारी चीजें होती हैं, तो ये सब चीजें कैसे काम करती हैं, इन सभी चीजों को हम इसमें जानेंगे। फिर हम लोग 6वें नंबर पर देखेंगे पर्यावरणीय एवं धारणीय विकास। पर्यावरणीय एवं धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। धारणीय का मतलब होता है सस्टेनेबल, पर्यावरणीय यानी कि एनवायरमेंटल। अब देखिए, अब गोल अगर हम देखें तो वर्तमान में किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो गोल माना जाता है और वैश्विक मुद्दे में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, एक तो आतंकवाद है और दूसरा है पर्यावरण। सबसे नंबर 1 पे पर्यावरण है, क्योंकि जिस प्रकार से पर्यावरण का दुरुपयोग हुआ है और जो पर्यावरण बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज का जिस तरीके से हमारे यहाँ पर नजर आ रहा है हर चीजें,
उसके हिसाब से पर्यावरण की सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। और इसी के लिए ये हो रहा है कि एक तो देखिए, आप जो भी करिए उसको आप पर्यावरण को ध्यान में रख के करिए। आपको जितना डेवलपमेंट करना है अर्थव्यवस्था में करिए, लेकिन पर्यावरण को नजरअंदाज मत करिए। और दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करिए। डेवलपमेंट करिए लेकिन कैसा? सस्टेनेबल, धारणीय हो, सस्टेनेबल हो। जैसे कि किसी भी संसाधन का आप इस प्रकार से दोहन करिए, इस प्रकार से यूज करिए कि आपकी जो भावी पीढ़ी है, जो आने वाली है, उनके लिए भी वो चीजें बची हो, अच्छे से हो। ऐसा ना हो कि आज आप इतना अति कर दीजिए कि उनके लिए सब चीज खत्म ही हो जाए और दुनिया ही तबाह हो जाए। आपकी जो पीढ़ियां आने वाली हैं उनके लिए कुछ बचे ही ना, उनके लिए वो माहौल ही ना बचे कि जहां पर वो सांस भी ले सके, बाहर निकल सके अच्छे से। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी ये है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखिए। जिस प्रकार से हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, तापमान में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, इसी तरीके से होती रही तो जल्दी ही लोग गर्मियों में या फिर किसी भी मौसम में बाहर निकलना छोड़ देंगे। क्योंकि अगर सन की जो रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज इस तरीके से अगर आने लगे धरती पर, तो स्किन कैंसर का जो खतरा है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि धूप में निकलते ही आपकी स्किन जल जाए और आपको स्किन कैंसर हो जाए। क्योंकि अगर ओजोन लेयर हट जाए या ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है जिस तरीके से, अगर वो ज्यादा हो जाए तो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको रोकेगा कौन? और अगर वो आएंगी तो स्किन कैंसर तो होना तय है। इसीलिए पर्यावरण और धारणीय विकास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है किसी भी क्षेत्र में, स्पेशली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेक्टर में। तो इसको हम लोग जानेंगे यहाँ पर। फिर छठा चैप्टर हम देखेंगे भारत और पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। भारत एवं पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सातवां चैप्टर ये है, एनसीईआरटी का ये भी है। इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत और उसके पड़ोसी देशों का तुलनात्मक रूप से विकास को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के क्या अंतर है, किस प्रकार से भारत तब था अब कितना हुआ है। मतलब पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है उससे हम इंडिया की इकोनॉमी की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। आप देख सकते हैं कि ये सारे जो चैप्टर है वो मेंस के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, जो कि एनसीईआरटी में है। फिर हम लास्ट में हमारा 8वां चैप्टर जो है उसमें हम उपभोक्ता अधिकार को देखेंगे। उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर्स राइट। कंज्यूमर कौन है? हम और आप। हम और आप जो है वो क्या है? कंज्यूमर हैं, जो कि चीजों को लेते हैं, खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो एज ए कस्टमर, कंज्यूमर, जो भी उपभोक्ता, आप जो भी कहिए खुद को, तो उसके तौर पर हमारे क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, उसको यहाँ पर जानेंगे। तो आपसे मैंने बताया कि ये सारे पार्ट एक की जो चीजें हैं ये मैंने आपको पढ़ा दी हैं। लगभग मेरी कई सारी क्लासेस इस पे अपलोड हो चुकी हैं। एमसीक्यू भी मैंने इन सभी पे कराया है। इन सभी में जितने भी हैं 4 पार्ट में मैंने एमसीक्यू कराया है, 2-2, 3-3 चैप्टर को लेते हुए। उसके बाद ये सारी चीजें आपको देनी है, ठीक है। और ये है इसके लास्ट में, जब जनसांख्यिकी का हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और इकोनॉमी का हमारा जो ओन सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा, तब एनसीईआरटी के ये 8 चैप्टर जो कि मेरे लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो मैं आपको क्या करूंगी, क्लास में अच्छे से एक क्लास में पूरा 8 दिन में इसको मैं आपको डिफाइन कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि लगभग 1 से 1.5 महीने का हमारा और भारतीय अर्थव्यवस्था का क्लास चलेगा। 13 चैप्टर आपको लग रहे होंगे कि 1 से 1.5 महीने में कैसे खत्म होगा, तो 13 चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर ये आने वाला है आपके सामने। कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हम सिर्फ कृषि नहीं पढ़ने वाले हैं, पूरे कृषि क्षेत्र को पढ़ने वाले हैं। उसमें कृषि क्षेत्र भी है, खाद्य प्रसंस्करण भी है, खाद्य सुरक्षा भी है, बफर स्टॉक भी है। पूरा का पूरा कृषि क्षेत्र पढ़ाएंगे आपको। औद्योगिक क्षेत्र में केवल उद्योग नहीं पढ़ाना है, पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ाना है, सर्विस सेक्टर पूरा पढ़ाना है। तो ये सारी जो चैप्टर है, जब हम आपको राजकोषीय नीति एवं कर प्रणाली पढ़ाएंगे तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही बजट आता है। वहां पर जो हमारा इस बार का बजट रहा था, उस बजट को मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है।
तो पूरा बजट का क्लास भी मुझे देना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत लंबी जाएंगी, बहुत बेहद जाएंगी। तो उसका आप निश्चिंत रहिए, सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रोवाइड होगी, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप इकोनॉमी पढ़ने में 2.5 से 3 महीने का टाइम तो ऑलरेडी लगता ही है और वो लगेगा भी। तो इसको हम लोग देखेंगे आने वाले दिनों में, इसको देखेंगे। उसके बाद से कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि डिजिटल करेंसी हो गया या फिर सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया, इन सभी चीज़ों का उल्लेख आएगा। औद्योगिक क्षेत्र में आपको सेज देखने को मिलेगा, EPZ देखने को मिलेगा, SEZ देखने को मिलेगा, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इस सभी को हम यहाँ पर तो उतना बृहद से नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन बाद में पूरी कोशिश रहेगी कि जो जो चीज़ें डिटेल में पढ़ाने लायक है, जिसमें अलग से मेंस में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सेज पर अलग से ही क्वेश्चन मेंस में बन जाता है, तो इन चीज़ों को हम क्या करेंगे अलग से निकाल के, इसके बाद ये NCERT की चीज़ें खत्म करने के बाद मैं आपको अलग से भी दे सकती हूँ। तो आने वाले 2 महीने तक और इकोनॉमी हम लोग का चलता रहेगा, और इकोनॉमी खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को भारतीय कला एवं संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी इंफॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी यहाँ पर मैंने आपको दिया है, ताकि आप अपडेटेड रहिए कि हमने इकोनॉमी में क्या पढ़ा है। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने पूरी क्लासेस नहीं देखी हैं, नहीं जानते हैं हमारी रणनीति को, तो इसीलिए बीच बीच में ऐसी चीज़ें आवश्यक होती हैं कि आपको दिया जाए, ताकि आप भी अपडेटेड रहें, हम भी आपको अपडेट करें, और आपके पास भी सारी चीज़ें क्लियरली मौजूद हो कि हम कितना पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, और आगे हमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिलने वाली हैं, ठीक है। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।